गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। मैं हूं आपका दोस्त और कोच प्रतोष चैटर्जी और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई के पॉल साइंस सब्जेक्ट में से उसके बुक 1 के चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन से पहले तक एंड किया था एंड टुडे वी वुड कंटिन्यू फ्रॉम द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके पार्ट 1 वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप फिर से यहाँ पे आ जाइए। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। Collapse of the Second World of Soviet Union and socialist systems in Eastern Europe had profound consequences for the world politics. These were of three broad kinds of enduring changes that resulted from it. तो मतलब ये जो कोलैप्स हुआ था सेकेंड वर्ल्ड का, और हम बोल सकते सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो इसके ना बहुत प्रोफाउंड और बहुत डिस्टिंक्ट कंसिक्वेंसेस ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने देखे थे। और ये जो प्रोफाउंड हमारे कंसिक्वेंसेस थे ये मेजरली 3 प्रकार के थे जिन्होंने एक लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस वर्ल्ड पॉलिटिक्स के रिलेशनशिप्स में लाए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो जो चेंज होगा वो था इम्पॉर्टेंट एंड टू द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। क्यों? बिकॉज द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर कि लाइक सोशलिस्ट सिस्टम बेटर है या कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये तो अब एंड हो गया था क्योंकि सोशलिस्ट सिस्टम तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो दिस वाज नॉट एन इशू एनी मोर एंड द एंड ऑफ द कन्फ्रंटेशन डिमांडेड एन एंड टू दिस आर्म्स रेस एंड अ पॉसिबल न्यू पीस। तो जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था तो आप सबको पता है कि सब आर्म्स रेस में जुटे हुए थे, यूएसएसआर और यूएसए। अब जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था तो मतलब इन लोगों ने स्टेप्स लेकर आर्म्स रेस को भी एंड किया एंड दे टुक अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ पॉसिबल न्यू पीस। सेकंड was power relations in world politics changed and therefore relative influence of ideas and institutions also changed. End of the Cold War left only 2 possibilities. Either remaining superpower would dominate and create a unipolar system. तो मतलब जो ये end of Cold War था इसने देश मतलब दुनिया के सामने 2 टाइप के पॉसिबिलिटी छोड़ दी थी। ये 2 पॉसिबिलिटीज क्या थी? या तो एक सुपर पावर जो रिमेन करता था अभी, वो एक सुपर पावर ही पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता और एक यूनिपोलर सिस्टम क्रिएट करता, या फिर डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज कुड become important players in international system, thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate. तो अगर जब मल्टीपोलर सिस्टम बन जाता तो कोई एक सिस्टम या एक पावरफुल कंट्री डोमिनेट पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं कर पाती, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को नहीं कर पाती। बट एज इट टर्न्ड आउट इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर। तो मतलब मल्टीपोलर सिस्टम नहीं बना, यूएस ने ही अकेले पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया एंड इट बिकेम द सोल सुपर पावर। And backed by the power and prestige of the US, capitalist economy was now the dominant economic system internationally. And institutions like the IMF, full form क्या होगा इसका, ये 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए आता है, International Monetary Fund and World Bank became powerful advisors to all the countries since they gave them loans for the transition to capitalism. तो अभी जब ये लोग नॉर्मल कंट्रीज जो सारे अभी कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, ये शिफ्ट के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक ने उनको लोन्स दिए थे। एंड इवन इन पॉलिटिक्स द नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। थर्ड वाज द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मेंट द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज, स्पेशली द बाल्टिक एंड द ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वांटेड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन एंड बिकम पार्ट ऑफ नेटो। नेटो का फुल फॉर्म हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वो यूएसए का गुट था। वेस्टर्न अलायंस, हाँ, the Central Asian countries wanted to take advantage of the geographical location and continue to remain in close ties with Russia and also to establish relationships with West. तो सेंट्रल एशियंस बहुत स्मार्ट थे, उनको अपने लोकेशंस के मतलब जोग्राफिकल एडवांटेज के कारण उन्हें रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाने थे और वेस्ट में यूएस, चाइना और बाकी कंट्रीज के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाने थे। तो उसको दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस रखने थे। Thus the international system saw many new players emerge, each with its own identity, interest, ideologies, economic and political difficulty. तो सब अपनी अपनी खूबियाँ और खामियाँ लेकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उभरे थे। अब हम सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयरॉनिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन 1991 to 1999. इनका नाम था सर बोरिस येल्सिन एंड
he lived from 1931 to 2007. He rose to power in the Communist Party and was made the mayor of Moscow by Gorbachev. Later वो गोर्बाचेव के क्रिटिक्स के साथ ज्वाइन कर गए और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया एंड लेड सम प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोवियत रेजिम इन 1991. तो उन्होंने गोर्बाचेव को पहले मतलब गोर्बाचेव ने उन्हें मॉस्को का मेयर बनाया था, फिर उन्होंने गोर्बाचेव की क्रिटिक्स को ज्वाइन किया and hence he left the Communist Party. Still, he led some protest against the Soviet regime in 1991. He also is believed to be played a key role in dissolving the Soviet Union. तो सोवियत डिसइंटीग्रेशन में भी उनका एक की रोल माना जाता है एंड ही इज ऑल्सो ब्लेम्ड फॉर हार्डशिप्स सफर्ड बाय रशियंस इन द ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म. तो ये कहा जा सकता है कि शॉक थेरेपी में भी उनका एक बहुत की रोल प्ले हुआ था और उनके कारण ही रशियंस ने एक हार्ड टाइम फेस किया था फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म. शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट regimes. Collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. तो आप देख सकते हो कि जो कोलैप्स हुआ था कम्युनिज्म का ज़्यादातर कंट्रीज में, ये जो कोलैप्स था इसके बाद क्या होता था, इसके बाद एक पेनफुल प्रोसेस स्टार्ट होता था जिससे जो कंट्री थी वो अपने अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से मूव होकर या शिफ्ट होकर एक अपने लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में ज्वाइन करती थी या एक कन्वर्ट होती थी. द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF. IMF क्या था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी बेसिकली इंटेंसिटी में वेरी करता था, इंटेंसिटी और स्पीड में उसने अलग अलग जगहों पे डिफ्रेंशिएट किया था कि किसी स्टेट में ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, किसी जगह पे कम स्पीड होगी, बट उसका जो मोटो और उसका जो डायरेक्शन था टू कन्वर्ट एवरी सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्री इनटू अ कैपिटलिस्ट रेजिम, वो उनका सिमिलर डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट आउट होता था. तो मतलब आज नहीं तो कल आपकी स्टेट या कंट्री कैपिटलिज्म की गिरफ्त में आई जाएगी अगर शॉक थेरेपी इंप्लीमेंट हुई तो. ईच ऑफ दिस कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच मेंट रूटिंग आउट, मतलब कंप्लीटली जो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर्स थे, जो भी मतलब स्ट्रक्चर्स या आर्किटेक्चर थे सोवियत पीरियड के, उनको इरोड करना या फिर उनको रूट आउट कर देना. फिर जो एक आइडियोलॉजी थी कि स्टेट ओनरशिप ही या फिर स्टेट ओनरशिप वुड बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन द कंट्री, उसको रिप्लेस किया था प्राइवेट ओनरशिप ने. सो नाउ प्राइवेट ओनरशिप बिकेम द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप. फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप, जो पहले स्टेट ओन करते थे वहां पे अभी प्राइवेटाइजेशन आ गया था. कलेक्टिव फार्म्स वर रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग. तो द कलेक्टिव और खोलखोल सिस्टम था फार्मिंग that got replaced by the private farming and capitalism during the agricultural setups. और इस ट्रांजिशन को रूल आउट करने के लिए कोई ऑल्टरनेट या फिर थर्ड वे था ही नहीं एक्सेप्ट कि स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म. तो अगर एक स्टेट रिमेन रहता था कि नहीं मतलब उसको अभी भी सोशलिज्म से मूव फॉरवर्ड करना है या उसे कैरी ऑन अपना सारा काम सोशलिज्म से ही करना है, तो ही कुड हैव लाइक इट कुड हैव लाइक अवॉइडेड शॉक थेरेपी. अदरवाइज इसका कोई थर्ड वे या ऑल्टरनेटिव नहीं था. ये CIS का एक मैप है कि सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में कौन से कंट्रीज या स्टेट्स CIS में पार्ट ले रहे थे. CIS का फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व्ड अ ड्रास्टिक चेंज in external orientation of these economies. Development was now envisaged through more trade, and thus a sudden and complete switch to free trade was considered essential. The free trade regime and foreign direct investment का शॉर्ट फॉर्म है FDI. तो FDI अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज FDI तो आप क्या लिखोगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. व्हाट टू बी द मेन इंजन्स ऑफ चेंज. तो इस बार मतलब ये जब ट्रेड चेंजेस हो रहे थे, ट्रेड में चेंजेस हो रहे थे, तो उसका मेन इंजन्स क्या थे? मेन इंजन्स ऑफ चेंज क्या थे? द फ्री ट्रेड regime and the foreign trade investment. This also involved openness to foreign investment and which involved financial opening up or the deregulation and currency convertibility. Finally, the transition also involved a breakup of existing trade alliances among countries of the Soviet bloc. तो जो सोवियत ब्लॉक की कंट्रीज थे उनके बीच की ट्रेड अलायंसेस को भी जो एग्जिस्ट करती थी उनको ब्रेक किया गया था टू फॉलो दिस ट्रांजिशन. द स्टेट्स वर डस to be gradually absorbed into the Western economic system, and hence they had to forget the previous treaties, deal and opportunities they used to get in the socialist or economic system. The Western capitalist states now became the leaders and thus guided and controlled the development of
regions through various agencies and organization. Consequences of shock therapy. Shock therapy administered in the 1990s did not lead the people into the promised utopia of mass consumption. तो जो तुम्हारा 1990 में शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर किया गया था, दैट डिड नॉट लीड द पीपल ऑफ रशिया इनटू अ प्रॉमिस यूटोपिया दैट इट यूजुअली प्रॉमिस, मतलब उसने जो एक सपनों की दुनिया प्रॉमिस की थी पब्लिक को, वो उनको दे नहीं पाया. एंड मास कंजम्पशन के ऊपर जो लेवरेज देना था वो भी वो नहीं दे पाया. बट एक्चुअली उसने लोगों के लिए सिर्फ दुख और दर्द ही ज्यादा लाया था. इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज, इकोनॉमी तबाह कर दी थी, एंड डिजास्टर्स अपॉन द पीपल ऑफ एंटायर रीजन. In Russia, the large state-controlled industrial complex almost collapsed. तो जो large state-owned industries थी वो almost collapse कर चुकी थी. As 90% of its industries were put for sale to private individuals and companies. तो अब जब state ownership decline हो गई थी और privatization की तरफ एक step forward ले लिया गया था, तो 90% of the state-owned industries were put on sale. Since the restructuring was carried out through market forces and not by government-directed industrial policies, this led to virtual disappearance of entire industries. अब जब मार्केट फोर्सेस मिलकर इन सेल्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे और गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं था, तो इसने बेसिकली ना पूरे इंडस्ट्रीज को डिसअपियर कर दिया. एंड दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज, मतलब सारे इंडस्ट्रीज ही बिक गई थी. दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री, एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडरवैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस. गराज सेल आपको पता होगा, फॉरेन में कंसेप्ट देखा जाता है कि आपके घर में जो भी सस्ती सी टूटी फूटी चीजें होती है या फिर जो आप यूज ना करो, वो आप एक दिन गराज सेल कंडक्ट करते हो और आप मतलब बहुत कम दामों में 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए में अपने घर के सारे सेकेंड हैंड चीजें या थर्ड हैंड चीजें बेच देते हो. दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल्स, मोस्ट सिटीजन्स सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी. तो अभी जब सभी लोगों मतलब सारे सिटीजन्स को वाउचर्स दिए गए थे टू पार्टिसिपेट इन दीज ऑक्शंस. बट आप सभी जानते हो कि इन्फ्लेशन के कारण घर में खाना नहीं था, तो उन्हें कुछ खरीदने से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए ब्लैक मार्केट में उन्होंने टिकटें बेच दी जिससे उन्हें पैसे मिले, जिससे वो थोड़े और दिन तक सस्टेन कर सकते थे. वैल्यू ऑफ रबल, रबल क्या है? रशियन करेंसी. इट डिक्लाइन ड्रामेटिकली एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट पीपल लॉस ऑल देयर सेविंग्स. सारी सेविंग्स धुआं हो गई थी क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई था. कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड लीविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी. और अब जब फूड सिक्योरिटी था ही नहीं तो रशिया ने फूड को इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, जिस कारण जीडीपी को इतना बुरा सदमा लगा कि जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो देन व्हाट इट हैड इन 1989. तो जीडीपी यूजुअली बढ़ता है तभी आप एक स्टेट को डेवलपिंग कह सकते हो, कंट्री को डेवलपिंग कह सकते हो. यहाँ पे देखा गया कि एक सुपर पावर जो पहले मतलब सुपर पावर का जीडीपी 10 साल पहले से भी कम था. द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर नाउ ब्रोक डाउन एंड विच हैड नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस. तो मतलब ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को भी कोलैप्स करना पड़ा था विथ हैविंग नो अल्टरनेटिव, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं था उस ट्रेडिंग स्ट्रक्चर का, तो वो टूट गया. द ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर वॉज नाउ सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड. विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी. अब मिडिल क्लास जो थे पूरे कंट्री के, उनको ना गरीबी की पेरिफेरी पे छोड़ दिया था कि मतलब वो लोग इतने ज़्यादा डेस्टिट्यूट हो गए थे कि उनको मतलब सोसाइटी के या तो वो अमीर होते या तो गरीब होते, मतलब ऐसा हो गया था, बीच का कोई क्लास रिमेन ही नहीं करता था, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया था. अकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड. तो ये जो अकेडमिक और जो मैन पावर था जिनके पास ज़्यादा दिमाग था, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, वो या तो डिसइंटीग्रेट कर गए, अलग अलग एरियाज में शिफ्ट हो गए, या फिर उन्हें माइग्रेट करके रशिया ही छोड़ दिया, मतलब बेसिकली यूएसएसआर. माफिया इमर्ज्ड in most of these countries and started controlling many economic activities. Privatization now led to new disparities. Post-Soviet states, especially Russia, were now divided between rich and poor regions, unlike the earlier system. And the differentiation of economy was great between people, or which was greater between people than the earlier years. Construction of democratic institutions was not given the same attention and priority as demands of economic transformation. तो अभी जो कंस्ट्रक्शन होते थे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के, उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया या प्रायोरिटी इतनी नहीं दी गई जितना डिमांड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस को दिए गए थे. कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर ड्राफ्टेड इन अ हरी एंड मोस्ट इंक्लूडिंग रशिया. तो ज़्यादातर अभी आप कह सकते हो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशंस को ना मतलब एक तरह से हड़बड़ी में बनाया गया, बिकॉज रशिया में आप कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद वाइडेस्ट पावर्स ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब इनके पास इतनी पावर थी कि मतलब कोई पॉसिबल सोच नहीं सकता था इनकी पावर्स को.
that rendered elected parliaments relatively weak. तो मतलब इन प्रेसिडेंट्स के पास इतना पावर था कि इन्होंने पूरे इलेक्टेड पार्लियामेंट को एक तरह से वीक दिखा सकते थे. In Central Asia, presidents had great powers and several of them became very authoritarian. तो सेंट्रल एशिया में क्या होने लगा, प्रेसिडेंट्स के पास जो पावर है वो अथॉरिटेरियन या ब्यूरोक्रेटिक होने लगे. फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्व्स टू पावर फर्स्ट फॉर 10 years. पहले उन्होंने अपने आप को 10 साल के लिए पावर पर आया, एंड देन दे एक्सटेंडेड इट फॉर अनदर 10 years. They also allowed no dissent or opposition. तो कोई अपोजिंग पार्टी या अपोजिशन को खड़ा ही होने नहीं दिया. A judicial culture and independence of judiciary was yet to be established in most of these countries. तो इन कंट्रीज में जुडिशरी थी नहीं, और अगर थी भी तो इट वॉज पपेट जुडिशरी, जो मतलब प्रेसिडेंट की बात सुनता था, एंड इट हैड नो, मतलब उसकी खुद की कोई आवाज़ नहीं थी. मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज स्पेशली इन रशिया स्टार्टेड टू रिवाइव इन 2010, मतलब 2000 में, और ये 10 साल बाद उनके इंडिपेंडेंस के हुआ. मतलब रशिया या फिर बाकी जो स्टेट्स थे उनकी इकोनॉमी 2000 में डेवलप होने लगी. ये ना यूजुअली उनके इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद होने लगा. इसका रीज़न था कि रिवाइवल फॉर मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमीज वाज द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स. तो इन कंट्रीज के पास जो नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, मिनरल्स का जो एक पूरा स्टॉक था, इस कारण ही इनकी इकोनॉमी बढ़ने लगी. अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आर ऑल मेजर ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसर. और जो बाकी कंट्रीज थे उन्होंने कैसे पैसे कमाए, उनके लैंड के नीचे से पाइपलाइंस क्रॉस करती थी, जिस कारण उनको रेंट मिलता था. तो सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैड रिज्यूम. तो अगर अभी उन्होंने पैसे कमाना स्टार्ट किया, इस कारण ही मैन्युफैक्चरिंग भी रीएस्टैब्लिश होने लगी, क्योंकि पैसे आने लगे. एज ए रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ कि शॉक थेरेपी ने कितना पॉपुलेशन को मतलब डिस्ट्रॉय किया. एज ए रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी, हाफ ऑफ रशियाज 1500 बैंक्स, अल्लाह समझ सकते हो 1500 का करीब मतलब आप कह सकते हो 750 बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वेंट बैंकक्रप्ट. आप ऊपर इमेज देख सकते हो, ये बैंक है इनकॉम बैंक. ये इनकॉम बैंक रशिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक था एंड इट वेंट बैंकक्रप्ट इन 1998. एज ए रिजल्ट जो इसके अंदर 10,000 कॉर्पोरेट और प्राइवेट शेयर होल्डर्स का मनी था वो सारा गुम हो गया, अलॉन्ग विद द मनी केप्ट इन बाय द कस्टमर्स ऑफ द बैंक. तो ये सारे लोग बैंकक्रप्ट हो गए क्योंकि सबने जो पैसे रखे थे उनकी सारी सेविंग्स धुल गई. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ पार्ट 2. अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो कीप वॉचिंग माई वीडियोस, एंड टू अप्रिशिएट मी यू कैन जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और इन पार्ट 3 वी वुड स्टार्ट फ्रॉम टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स. थैंक यू.